1857 का आंदोलन। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने 10 मई 1857 के दिन एक आंदोलन छेड़ दिया। वह क्या था कि 10 मई 1857 के दोपहर के बाद विद्रोह शुरू कर दिया और शुरू किसने किया कि ये पैदल सैनिकों ने जाकर के पैदल सेना जो शीघ्र ही घुड़सवार सैनिकों और फिर शहर तक फैल गए। शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन सिपाहियों के साथ मिल गए, जो विद्रोही सिपाही थे, जो मेरठ छावनी से 10 मई 1857 के दिन में चले थे। और ये लोग सबसे पहले शस्त्रागार, ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार पर हमला बोल दिए। वहाँ पे हथियारों और गोला बारूद पे सबसे पहले कब्जा किया। इसके बाद ब्रिटिश लोगों के ऊपर अपना निशाना साधा और उसी सिपाहियों ने हथियार पे कब्जा किया और गोरों पे निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सामान को नष्ट कर दिया। जैसे ये लोग जो ब्रिटिश राज का भवनें थे और उनके जो सामानें थी उन पे सबसे पहले उनको नष्ट किया। जैसे न्यायालय, जेल, डाक खाना, जो भी इनका सरकारी भवन था उन पे इन्होंने सबसे पहले उन्हीं पर नज़र रखे और निशाना साधे और उसको बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी खजाने को भी लूट लिया, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वहाँ ब्रिटिश सरकार की जड़ें को हिला दिया। 1857 का आंदोलन का कारण क्या था? 1857 का आंदोलन होने का कारण ये था कि जो कारतूस थे उन कारतूसों पे गाय और सूअरों की चर्बी का लेप लगाया गया था। यही विद्रोह का कारण था। जगह जगह विद्रोह होने लगे, जगह जगह आंदोलन होने लगे, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को नष्ट किया गया था। इसमें गाय और सूअरों की चर्बी का लेप लगाया गया था, जो कि मुंह से एक कारतूस खोले जाते थे। इसके वजह से फिर आगे 11 मई 1857 को यह विद्रोही जाथा 11 मई 1857 को ये लाल किले के फाटक पर
जाके ये लाल किले के फाटक पर जाकर पहुंचा। उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था। उस समय रमज़ान के महीने में सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़ के, और रमज़ान का महीना चल रहा था, नमाज पढ़ के सूर्य उदय के पहले का भोजन करके, सहरी भोजन करके वो जब ही उठे थे, उसी समय इनको उसी फाटक पर आवाज़ सुनाई दी और उसमें कहा गया कि हमने ब्रिटिश पुरुषों को मार करके आया है। हमने कई पुरुषों को, अंग्रेज पुरुषों को मार करके आए हैं, और क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूसों को दांतों से खींचने के लिए विवश किए थे। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों का अपमान हुआ, दोनों के धर्मों को नष्ट किया गया। और ये शब्द सम्राट बहादुर शाह के कानों में पहुंची, और ये इतना ही नहीं बल्कि बाकी सिपाही एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। पहला 1857 में हुए विद्रोह के कारण 11 मई 1857 को जब दिल्ली के लाल किले के फाटक पे पहुंचा, फिर दूसरा ग्रुप भी वहाँ पहुंचा और वहाँ पे हमला बोल दिए गए। शहर के आम लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। विद्रोह में बड़ी से बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। इस विद्रोह में बहुत ढेर सारे लोग सम्मिलित हो गए और सबसे बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूरोप वासियों को मार दिया गया और बहुत ढेर सारे लोग उसमें सम्मिलित भी हुए थे। इस विद्रोह के सिपाही जो लाल किले में प्रविष्ट होने के लिए दरबार के शिष्टाचार के पालन को भूल गए और जबरदस्त ब्रिटिश भवनों में घुसे। कोई आज्ञा का पालन नहीं हुआ, वहाँ उल्लंघन किया गया। क्योंकि उनके साथ भी खुद धोखाधड़ी हो रहा था और उन सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उन्हें अपने नैतिक समर्थन को प्रदान करे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अतिरिक्त कोई भी चारा नहीं था। और उत्तर भारत में 12 और 13 मई को प्रायः शांति रही, लेकिन जैसे ही यह बात चारों ओर फैल गई, आग की तरह फैल गई कि दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों ने अधिकार कर लिया और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया। स्थिति तेजी से बदलने लगी। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 का आंदोलन क्यों और किस प्रकार हुआ। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जब सूअर और गायों की चर्बी को मुंह से उस कारतूत को तोड़ना पड़ता था, इसके वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को नष्ट कर दिया गया था। इससे क्रोधित होकर के हमारे जो सिपाही हैं
वो जगह जगह पे विद्रोह कर दिए। विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप लोगों को हम बता भी दिए। और है अगला, सैन्य विद्रोह सैन्य विद्रोह। अरे तो लिखा उठा भाई, नहीं समझ में आ रहा भैया। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? हाँ, ये विद्रोह, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? विद्रोही सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ, कोई न कोई संकेतों के साथ अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी। और विद्रोह का संकेत देने के लिए कई स्थानों पर, कई जगहों पर तोपे और गोले बजाए गए, बिगुल भी बजाए गए। तोपे और गोले को दागा गया और बिगुल भी बजाए गए। बिगुल एक बाजा की तरह होता है, इससे पता चलता है और संदेश भी दिया जाता है कि क्या होने वाला है, इस प्रकार। और सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किए। शस्त्रागार जहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। और फिर आपको हम बता दिए कि उसी शस्त्रागार में इनके अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे और उन पे कब्जा कर लिया गया। खजाने को लूट लिया गया, सरकारी खजानों को। और उसके बाद सरकारी खजाने लूटने के बाद टेलीग्राफ, दफ्तर और रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड थे उन पे आग लगा दी गई और आग लगाते हुए उनको बर्बाद कर दिया गया। रिकॉर्ड रूमों को, बंगलों, सरकारी भवनों पर भी हमला किए गए और ढेर सारे रिकॉर्डों को जला दिया गया। और आगे बढ़ें, रिकॉर्ड को जलाते हुए आगे की तरफ बढ़ें। अंग्रेजों से संबंधित प्रत्येक वस्तु, जितना भी अंग्रेजों के संपर्क में वस्तुएं आई थी, मतलब सामान, कोई भी ब्रिटिश का सामान था या ब्रिटिश के आदमी थे, कर्मचारी थे, उनके वस्तुओं को भी नष्ट कर दिया गया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। और प्रत्येक व्यक्तियों को निशाने साधे गए, निशाना बनाया गया कि बिना किसी धर्म भेद के निवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए हिंदू, उर्दू व फारसी भाषा में एक पत्र जारी किया गया। हर तरह से अपीलें की गई
विद्रोह में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ाने के साथ साथ हमले के भी दायरा होते गए और इस प्रकार देखते हैं कि सैन्य विद्रोह को लेकर हम ये कहेंगे कि विद्रोह में जनसामान्य की सहभागिता बढ़ने के साथ लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े साहूकार लोग और अमीरों लोग विद्रोह सिपाहियों ने इन अमीरों को, इन साहूकारों को ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे इनके पिट्ठू मानते थे। जो अंग्रेज लोग थे इनके पिट्ठू मानते थे, इसलिए उनको भी नष्ट कर दिया गया। उनका आदमी समझ के अधिकांश स्थानों पे अधिक से अधिक जगहों में उनको नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और उनको तबाह कर दिया। सिपाहियों की कतारों में हुए इन विद्रोह ने शीघ्र ही एक व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया, जो चारों ओर शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। 1857 के मई जून के महीने में, जो 1857 का मई जून का महीना था, उस महीने में अंग्रेज सिपाहियों की कार्रवाई का कोई भी सार्थक प्रतिरोध नहीं कर सके और अंग्रेज अपना जीवन और घर बार को बचाने में फंसे हुए थे। जब मई और जून का महीना था, उस समय जब हमारे ये विद्रोही सिपाही उनको ढूंढते ढूंढते उनके तरफ पहुँचे, तो उस समय ये क्या थे, अपने जीवन को और अपने घरों को बर्बाद होने से बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। और इस प्रकार जैसा कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने भी लिखा, एक ब्रिटिश अधिकारी ने क्या लिखा, ये लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के पत्ते की नाई बिखर गया। उनका जो राज्य था, जो उनका बागडोर था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इनकी जड़ें हिला दी गई। ये ब्रिटिश और अंग्रेज लोग मतलब ये सोचे कि अब हमारा ये शासन एकदम कमज़ोर हो गया, हम ढीला पड़ गए, इसके वजह से इनके जड़ें को हिला दिया गया था। इनको ये अंदर से भाप गए, डर गए और ये सोचने लगे कि ये हमारा जो ब्रिटिश शासन है वो ताश के पत्ते के नाई बिखर गया और ये अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। और इनके संचार के माध्यम अब हम ये देखेंगे कि इनके संचार के क्या माध्यम थे। पृथक मतलब अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में इन्होंने संचार और यातायात के साधन से जुड़े हुए थे। और इनका जो ये विद्रोही सिपाही थे, मतलब जो विद्रोही सिपाही थी, इनकी योजना
और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई संदेह या कोई शक नहीं था। हर एक छावनी में इनके इनके सिपाहियों के बीच उचित संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, तब उस समय उन्होंने 48वें नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया, और 38वें नेटिव इन्फेंट्री 48वें नहीं नेटिव इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री अड़तालीस नेटिव इन्फेंट्री का इंतजार करने लगे। इस आदेश का इंतजार कर रहे थे, और सिपाही या तो उसके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और इसका निष्कर्ष यह निकला कि उसी के बारे में सोच रहे थे, और इसका निष्कर्ष यह निकला कि लोग विद्रोह की बात कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिमर्से की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सिपाही, जहां कैप्टन हिमर्से तैनात था, ये कैप्टन हिमर्से जहाँ पे तैनात था, खड़ा था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री का तर्क था कि क्योंकि वे तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके थे। ये नेटिव इन्फेंट्री बहुत ढेर सारे ब्रिटिश अधिकारियों को ख़त्म कर दिए थे, उनको नष्ट कर दिए थे। इसलिए ये अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हमसे मौत की नींद सुला ले, या फिर उसे गिरफ्तार कर ले, मौत की नींद सुला दे या फिर उसे गिरफ्तार कर ले। ये दो बातें सोचा। फिर 41वें नेटिव इन्फेंट्री का इंतज़ार करने लगे। इस तरह से इनके
संचार के माध्यम के बारे में सोचने लगे। फिर अब अगला नेता और अनुयायी। नेता और अनुयायी। क्या अधिकारी अंग्रेजों के शक्ति का, इसने अंग्रेजों के शक्तियों को, विद्रोही सिपाहियों ने इनके शक्तियों को पूरी तरह से दमन कर दिया। और आगे विद्रोही सिपाहियों ने इनके सामानों को और इनके वस्तुओं को, इनके भवनों को, इनके जागीरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इनके अधिक से अधिक रिकॉर्डों को भी आग लगा दी गई। हर एक रिकॉर्ड को आग लगा देने की वजह से सारी रिकॉर्ड वहाँ का ख़त्म हो चुका था। और अगली लक्ष्य इनकी क्या थी कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्रोही सिपाहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेज़ों से पहले देश में नेताओं की भूमिका में थे। मेरठ के छावनियों में अंग्रेज़ सिपाही जब बेधड़क घुसे और विद्रोह किया, आंदोलन किया, तो उस समय सबसे पहले दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े मुग़ल बादशाह, जो बूढ़ा हो चुका था, उस बादशाह को अपने बातों के दौरान उसे उकसाया और कहा, विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध भी किया। लेकिन इस निवेदन पर सहमति प्राप्त करने में भी समय लगा। बहादुर शाह इस समाचार पर भयभीत और बेचैन सा दिखाई देने लगे। भयभीत यानी डर गए। बहादुर शाह सोचे कि हम क्या जवाब दें, क्या कहें। इसलिए ये डर जैसा गए, भीतर से हिल गए, डर गए और इस नेतृत्व का समर्थन कर दिए। कुछ सिपाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए बलपूर्वक लाल किले के मुगल बादशाह के दरबार में अंदर घुस गए। इनको पता चल गया कि वे स्वीकार कर लिए अपन उस समर्थन को, डर के मारे वो स्वीकार कर लिए। इसके वजह से वो बिना नियम, बिना कानून, बिना किसी के डर के अंदर घुस गए, सिपाहियों ने घुस गए। और बहादुर शाह के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने में ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। और कानपुर में सिपाहियों के शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव के द्वितीय अधिकारी नाना साहिब के सामने विद्रोह की बागडोर संभालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में विद्रोह का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी जो बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह भी थे।
अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा करके, लोकप्रिय शासक राजा, उसे गद्दी से हटा दिए जाने और उसके राज पर अधिकार कर लेने की यादें लोगों की यादों में अभी तक ताज़ा ही बना रहा। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर लोगों में आग की तरह फैल गया। ऐसा सुना कि दिल्ली में जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी वह ढह गई, और ऐसे मौके पर, ऐसे खुशी के मौके पर वहाँ की लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की नवाब ने ब्रिटिश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। सभी जगहों पर नेता दरबारों में जुड़े व्यक्ति, रानी, राजा, नवाब और बहुत ढेर सारे लोग ताल्लुकदार नहीं थे। प्रायः विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं आम लोगों को, जनता को माध्यम से, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के माध्यम से भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबर फैल गई। हाथी पर सवार इस फकीर को देखा गया और समझा गया एक फकीर के रूप में एक व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार से प्रतिदिन मिलने जाया करती थी, और वह नहीं, एक और थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। और कोई पढ़ाई का, बस थोड़ा सा 2 हेडिंग। अठारह सौ सत्तावन के 2 विद्रोही में 2 विद्रोही और सामने आए। वो पहला विद्रोही शाहमल थे। पहला विद्रोही शाहमल थे। उत्तर प्रदेश के बढ़ौत परगना, उत्तर प्रदेश में बढ़ौत परगना के एक बड़े गांव का निवासी शाहमल, वो एक गांव के निवासी थे। वो जाट कुटुंब से संबंधित थे। वो जाट कुटुंब से संबंधित थे जो 84 देश में फैला हुआ ये 84 देश में फैले हुए काली मिट्टी और वहाँ के क्षेत्र काली मिट्टी और नम थी। यह उपजाऊ और सिंचाई सुविधाओं में संपन्न थी, और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को, जब ये विद्रोह 1857 में विद्रोह हुआ तो वो रातों रात जाके 84 गांवों में
जाके वो हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को उकसाया, हर एक जनमानस को उकसाया और कहा कि ये विद्रोह हमारी ही विद्रोह नहीं है, ये तुम्हारी भी विद्रोह है, उन सबकी विद्रोह है, इसलिए उसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो जाओ। ये बड़ी ज़्यादा संख्याओं में बाहरी लोगों के में भी इसमें संपर्क में आ गए और क्षेत्र में आने वाली व्यापारी और महाजन, सभी जमींदार और हर एक लोग इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। और इस शाहमल पूरे कोशिश के बाद पूरे गांव को, आदमियों को जागरूक किया और इस विद्रोह का सामना करने के लिए उसे उकसाया। रात के सोए समय में जाकर लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया और रातों रात, और वहाँ के बहुत लोग एक आंदोलन छेड़ा। जब विद्रोह, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के विरुद्ध होने लगा तो किसान ने अपना खेती बाड़ी बहुत कुछ छोड़ के बहुत कुछ छोड़ के वो निकल पड़े और जो ब्रिटिश का राजभवन था उसे लूटने और बर्बाद करने लगे। जगह जगह पे विद्रोह खड़ा हो गए और वहाँ पे शाहमल के आदमियों ने सरकारी भवनों पर हमला बोल दिया और पक्की सड़कों को उजाड़ दिया। वहाँ के सड़कों को इसलिए उजाड़ा गया कि उसके आवागमन न हो सके, उसको बर्बाद कर दिया गया और वो जाके सड़कों को उखाड़ी, पुलों को तोड़ा गया। ऐसे ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार और तमाम चीज़ों को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत नेटवर्क, उसको भी तोड़ दिया गया, जला दिया गया। जितना भी ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश शासन के जितने भी वस्तु थे उनको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। शाहमल के आदमियों ने जो 84 गांवों से आए हुए थे, नेता, जमींदार, किसान, सभी लोग मिलके पूरे शासन को हिला दिया, उनके बागडोर को हिला दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आए, वो व्यक्ति कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये दूसरा विद्रोह करने वाला। 1857 के दूसरे व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, इन्होंने भी जब हमारे ब्रिटिश सरकार हमें करतूसों से हमारे सिपाहियों को गाय और सुअर से युक्त लेप लगाए हुए करतूसों को उपयोग में दिया, इससे उनको भावनाओं को भी ठेस पहुंचा और ये क्रोधित हुए। तब इन्होंने अपने
ढेर सारे आदमियों को खड़ा किया। 1857 के विरोध में भूमिका निभाने वाले बहुत सारे ढेर मौलवी लोग उनके साथ हो लिए और शाह की शिक्षा दीक्षा इन सबसे पहले हम बता देते हैं कि अब्दुल्ला शाह का शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई थी। बहुत कम आयु में, बहुत कम उम्र में ये उपदेशक बन गए और इन्होंने 1856 में जो उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए गांव में पालकी द्वारा जाते थे। ये एक संदेश, इनको एक संदेशवाहक समझा जाता था और ये मौलवी अब्दुल्ला ने पालकियों में सवार होकर के ये जगह जगह गांव-गांव में जा कर के लोगों को उपदेश देते और समझाते थे। इससे इन्हें सब लोग अल्लाह का बंदा ही समझता था। मौलवी के पास हजारों लोग जुट जाते थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें अपने पैगंबर समझने लगते थे और इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी इस बात से परेशान थे कि जब ये गांव में उपदेश देने जाते थे और हजारों लोग इनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे तो ब्रिटिश सरकार बड़ा हैरत में रहती थी, बहुत परेशान होती थी कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है, कहीं ये जादू तो नहीं जानता, कहीं ये जादू तो नहीं जानता जो अपनी जादू सारे व्यक्तियों के ऊपर ढकेल रहा है, कर रहा है कि सारे व्यक्ति इसके पास इकट्ठे हो जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस्लाम के आदेशों के ओत-प्रोत जब 1856 में वे लखनऊ पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोका। कौन पुलिस? ब्रिटिश सरकार की। इसलिए क्यों रोका? इसलिए रोका आखिर ये व्यक्ति कौन है, ये जान के रोका। लेकिन 1857 में उन्हें फैजाबाद में जेल में भी बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्होंने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी और मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और उनके ताकत के लिए उनको सभी लोग जान गए और उनकी बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता और उनके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं। लेकिन ये लोग जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश राज, वो लोग समझ रहे थे कि इनके पास क्या है, एक जादुई शक्तियां हैं। इन शक्तियों के द्वारा हर एक आदमी को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 में दो विद्रोही कैसे और किस प्रकार आए और इस देश के सुरक्षा के लिए कैसे कैसे उपाय किए और किस प्रकार इस देश को आंदोलन करके बचाया और हमें आज़ाद